नमस्कार, आप देख रहे हैं एजेंडा विद मीनाक्षी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बन गई, इतिहास नया रच दिया गया। पश्चिम बंगाल में कमल खिल गया, शुवेंदु अधिकारी हिंदू हृदय सम्राट बन गए और वही पश्चिम बंगाल के केंद्र बिंदु में आ गए, या यूं कहें कि पश्चिम बंगाल के असली अधिकारी शुवेंदु का आज शपथ ग्रहण हो गया है। लेकिन ये सरकार बनाना जितना मुश्किल था, उससे ज्यादा चुनौतीपूर्ण अब पश्चिम बंगाल की व्यवस्था को दुरुस्त करना रहेगा। आज कुछ बड़ी चुनौतियां ऐसी हैं जो पश्चिम बंगाल और साथ ही साथ मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के सामने हैं। उन चुनौतियों पर बात करना इसलिए जरूरी हो जाता है कि जिस भय के ऊपर भरोसे का वातावरण बनाकर विश्वास के साथ जनता ने शुवेंदु अधिकारी को सर्वोच्च पद पर पहुंचाया है, उस पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए उन चुनौतियों का निपटारा करना बहुत जरूरी हो गया है। उन समस्याओं का निपटारा करना बहुत जरूरी हो गया है जिसने पश्चिम बंगाल को इतने सालों में गर्त में पहुंचा दिया। चाहे वहां की इंडस्ट्रीज हो, चाहे वहां की सुरक्षा व्यवस्था हो, चाहे वहां की सड़कें हो, चाहे वो बॉर्डर पर घुसपैठ का इशू हो, वो तमाम समस्याएं एक एक करके अब शुवेंदु अधिकारी और उनकी पूरी कैबिनेट को सुलझानी होगी। अब ये डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में मोदी की सरकार है तो वहीं पश्चिम बंगाल में शुवेंदु की सरकार है। तो डबल इंजन की सरकार को बुलेट ट्रेन की रफ्तार के साथ काम करना होगा। और आज मैं वो 10 बिंदु लेकर आई हूं, वो 10 चुनौतियां लेकर आई हूं जहां शुवेंदु अधिकारी को एग्रेसिव मोड के साथ काम करने की आवश्यकता है। तो उन 10 बिंदुओं में पहला बिंदु तो यही है कि लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करना होगा। जिस तरीके से बीते 15 सालों में कानून व्यवस्था चरमरा गई है, पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार के दौरान जब तक ममता बनर्जी के हाथ में सरकार की कमान थी, तब तक वहां पर लॉ एंड ऑर्डर का ढांचा पूरी तरह से चरमरा गया था। ये कहा जाने लग गया था कि पश्चिम बंगाल की पुलिस जनता के लिए नहीं बल्कि ममता बनर्जी सरकार के लिए काम करती है। पश्चिम बंगाल की पुलिस जनता के हितों के लिए नहीं, समाज में सुरक्षा व्यवस्था के ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए नहीं, संविधान की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि ममता बनर्जी और उनके इस पूरे गुंडा तंत्र, इस सिंडिकेट तंत्र की रक्षा के लिए काम करती है। वहां पर पुलिस और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच में कोई भेद नहीं रह गया था। सबसे पहले पुलिस व्यवस्था को बेहतर बनाना होगा, लॉ एंड ऑर्डर सुदृढ़ करना होगा। आम नागरिकों के मन से ये भय चला जाए कि अब अगर वो पुलिस के पास कोई रिपोर्ट दर्ज करवाने जा रहे हैं तो वो कोई मस्तान वहां पर बीच में, यानी कि टीएमसी का गुंडा कहीं बीच में दखल अंदाजी नहीं करेगा, उनकी सुरक्षा के ऊपर कोई आंच नहीं आएगी, उनका घर नहीं जलाया जाएगा। ये एक विश्वास पैदा करना बहुत जरूरी है। और आपने देखा 4 मई को नतीजे आने के बाद से जिस तरीके से आगजनी की घटनाएं हुई, जिस तरह से मारपीट की घटना हुई, टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े, टीएमसी और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी कहीं कहीं आपस में भिड़े, जिस तरह से एक अनरेस्ट की स्थिति पैदा करने की कोशिश हुई, उसे खत्म करने की आवश्यकता। और ये बहुत बड़ा चैलेंज है लॉ एंड ऑर्डर को सुदृढ़ करने का, जो शुवेंदु अधिकारी का पहला चैलेंज है। दूसरा चैलेंज है महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। आपको ध्यान होगा पश्चिम बंगाल में जब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने क्या कहा था, अगर लड़कियों के साथ बदतमीजी हो रही है, बदसलूकी हो रही है, रेप की घटनाएं सामने आ रही है, तो उन्होंने ये पूछा था कि रात या शाम 7 बजे के बाद महिलाएं घर के बाहर क्यों निकल रही हैं, जबकि वो खुद एक महिला नेत्री हैं, वो खुद महिला मुख्यमंत्री के पद पर थी जब उन्होंने ये बात कही। तो इसको कितना खामियाजा ममता बनर्जी को उठाना पड़ा, ये सबने देखा। तो महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो, बलात्कार की घटनाओं पर अंकुश हो, मारपीट की घटनाएं खत्म हो, महिलाओं के अंदर वो विश्वास पैदा हो कि उनकी अपनी सरकार है। जिस बड़े मैंडेट के साथ बीजेपी की सरकार बनी है उसमें महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी है, उनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने उन्नयन के ऊपर विकास को चुना है।
और वो केवल 1500 से राशि 3000 रुपए करने के बीजेपी के वादे की वजह से नहीं हुआ है। वो इसलिए हुआ है कि महिलाओं को यह विश्वास था कि ममता बनर्जी जाएगी, बीजेपी आएगी, शुवेंदु अधिकारी के हाथ में कमान आएगी तो महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। और इसका बहुत बड़ा उदाहरण आप उत्तर प्रदेश से जोड़कर देख सकते हैं। महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसक घटनाएं दर्ज होने लग गई है। मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, मेरी एक एक्स कुलीग है जिन्होंने अपनी एक आप बीती बताई थी कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान कैसे उनके साथ चेन स्नैचिंग की वारदात नोएडा जैसे शहर में हुई थी। लेकिन वो माहौल परिवर्तित हो गया जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, जब बीजेपी की सरकार बनी। तो आज वही विश्वास पश्चिम बंगाल में भी कायम करने की जरूरत है कि ये महिलाओं की सरकार है, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। अब तीसरी चुनौती है अवैध घुसपैठ पर लगाम लगाना। और ये चुनौती केवल शुवेंदु सरकार की नहीं है, बल्कि ये चुनौती तो केंद्र सरकार की भी है। 1600 किलोमीटर का वो अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर जो भारत और बांग्लादेश के बीच में है, वो ओरस है, उसकी फेंसिंग नहीं हुई है, कहीं पर नदियां हैं, कहीं पर पोखर हैं। बड़ी आसानी से कोई भी इस पार से उस पार और उस पार से इस पार आ जा सकता है। कई सारी क्राइम की घटनाएं पश्चिम बंगाल में इसलिए होती हैं क्योंकि ठेके पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को ये काम दिया जाता है कि आप फलानी जगह मारकाट करें या फलानी जगह डर व्याप्त करें, और उसके बाद जैसे ही पुलिस एक्शन में आए उससे पहले आप बॉर्डर पार करके चल जाए। तो अगर घुसपैठ पर लगाम लगानी है, अवैध रूप से जो बांग्लादेशी मुस्लिम या रोहिंग्या जिसे आप कहते हैं, वो जिस तरीके से भारत में घुसपैठ करके आते हैं, फिर यहीं के नागरिक बनने की कोशिश करते हैं, यहीं का आधार, यहीं का पैन कार्ड ये बनाने की कोशिश होती है, इस पर पूरी तरह से लगाम लगाना ये बीजेपी सरकार के लिए चुनौती भी है। और ये वो वायदा है जो गृह मंत्री अमित शाह ने डंके की चोट पर अपनी तमाम चुनावी सभाओं में, अपनी तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बार बार दोहराए। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी की सरकार बनी तो घुसपैठ पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी। और अब तो आपकी सरकार है, क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार, पिछली सरकार ने, ममता बनर्जी ने बीएसएफ को जमीन तक मुहैया नहीं कराई थी, ऐसा बीजेपी आरोप लगाती रही। और उन्होंने कहा अमित शाह ने कि ये जमीन हम नहीं मांग रहे थे अपने लिए, ये जमीन बीएसएफ मांग रही थी फेंसिंग के लिए। अब चूंकि केंद्र और राज्य दोनों में बीजेपी की सरकार है, तो ये काम जितनी जल्दी हो सके ये करने की जरूरत है। तो बॉर्डर पर फेंसिंग होगी तो घुसपैठ पर लगाम लगेगी। अब चौथी चुनौती है सिंडिकेट और कट मनी कल्चर, या यूं कहें कि भ्रष्टाचार पर काबू पाना। अब सिंडिकेट और कट मनी कल्चर क्या है ये आपने कई दफा सुना होगा, और अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि टीएमसी और वामपंथी सरकार के दौरान भी ये कट मनी का कल्चर चलता था। और कट मनी का कल्चर ये था कि जैसे मान लीजिए, बहुत एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रही हूँ, गर्मियों का मौसम है, आपको अपने घर में एसी लगानी है, तो ऐसा नहीं होगा कि आप दुकान पर जाएंगे, अपनी पसंद की एसी खरीदेंगे और अपने घर में लगा देंगे। नहीं, वहां का जो कट मनी कल्चर है, यानी कि वहां का जो मस्तान है या मोहल्ले पे नुक्कड़ में जो 4 लोग बैठकर कैरम खेल रहे हैं, वो ये डिसाइड करते थे कि आपके घर में अगर एसी की जरूरत है तो कहां से एसी खरीदा जाएगा, क्योंकि वहां से भी आप उगाही करेंगे, और जो एसी खरीद रहा है आप वहां से भी उगाही करेंगे। तो आपको वो बंदा बताएगा कि आपको कौन सी दुकान से जाकर एसी खरीदना है, कितने का आप एसी खरीदेंगे, उसमें कितना कमीशन उस व्यक्ति को जाएगा, उस ढूंढे को जाएगा, और फिर तब कहीं जाके आपके घर में एसी लगेगा। तो वो जो मोहल्लों में कट मनी का कल्चर चल रहा है ना, उसको खत्म करने की जरूरत है, इस सिंडिकेट को खत्म करने की जरूरत है। अगला जो 5वां बिंदु है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना, आप जानते हैं बीजेपी की सरकार के जो प्रमुख एजेंडे रहे
उसमें ट्रिपल तलाक खत्म करना, उसमें कश्मीर में धारा 370 को हटाना और सीए लागू करना और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना और एक राम मंदिर का निर्माण करना। तो राम मंदिर का निर्माण, धारा 370 का खत्म होना, 35A का खत्म होना, ट्रिपल तलाक का खत्म होना, ये सारे काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर चुकी है। तो अब रहती है बात यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की। इस पर सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन इस पर जो काम हो रहा है वो केंद्रीय स्तर से नहीं हो रहा है, बल्कि वो राज्य स्तर से हो रहा है। सबसे पहले उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना, उसके बाद गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना। इसका अर्थ ये है कि चाहे हिंदू को, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई को, उन सब के लिए एक ही कानून लागू होगा। हिंदुओं पर तो यह हमेशा से ही लागू था, लेकिन मुसलमानों को इस बात की आपत्ति थी कि कोई हदीस के हिसाब से चलता है, कोई कुरान के हिसाब से चलता है, और इसलिए उनके धर्म में दखल अंदाजी हो रही है, इसलिए वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को नहीं मानते। लेकिन विधानसभाओं में इसे हर राज्य लागू करते हुए, खासतौर पर बीजेपी शासित राज्य इसे लागू करते हुए एक यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश कर रही है कि कानून की नजर में ना स्त्री और पुरुष का कोई भेद रहे, ना किसी धर्म विशेष का कोई भेद रहे, ना जाति के आधार पर कोई भेद रहे। कानून की नजर में हर धर्म, हर लिंग बराबर हो। तो लैंगिक समानता से लेकर धार्मिक समानता भी बनी रहे, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू करना पश्चिम बंगाल में प्रायोरिटी पर शुवेंदु अधिकारी कैसे करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि आप जानते हैं कि मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है, लेकिन 207 की मेजॉरिटी के साथ बीजेपी की सरकार बनी है और यूनिफॉर्म सिविल कोड वो लागू करना चाहे तो पश्चिम बंगाल में लागू कर सकती है। अगला मुद्दा आता है गौ तस्करी का। चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, या फिर आसाम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा हो, या फिर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी। जब हम सनातन के मूल्यों की बात करते हैं, हिंदू धर्म के मूल्यों की बात करते हैं, तो उसमें गौ को, यानी कि गाय को सबसे ऊपर की श्रेणी में रखा जाता है। उन्हें पूजनीय माना जाता है, और जिन्हें पूजनीय माना जाता है उनकी हत्या नहीं होती। तो पश्चिम बंगाल में गौ हत्या से ज्यादा बड़ा, यूं कहें कि गौ हत्या से ज्यादा बड़ी चुनौती और ज्यादा बड़ी समस्या है गौ तस्करी। जैसे मैंने आपको बताया, भारत और बांग्लादेश में बॉर्डर पोरस है और कई जगह पर नदियां हैं, तो नदियों के सहारे गौ तस्करी की जाती है। और जिस तरीके से गौ तस्करी की जाती है, अगर आप उनकी तस्वीरें देखने तो आप दज जाए। ऐसी ऐसी मानवीय तस्वीरें सामने आती है जहां पर गायों को केले के तने के साथ बांध करके नदियों के छोड़ दिया जाता है, और वो नदियों की धारा के साथ बहते बहते बॉर्डर पार बांग्लादेश जाई जाती है। इस तरह से गायों की तस्करी हो रही है बंगाल पे, और इसके लिए भी बराबर एक गौ तस्करों का सिंडिकेट काम कर रहा है। तो गौ तस्करी पर अगर रोक लगानी है तो इस पर भी युद्ध स्तर पर शुवेंदु अधिकारी को काम करना होगा। पहले तो जमीनी क्षेत्रों में फ्लेक्सिंग होगी, और वो तमाम इलाके जहां जहां पर नदियां हैं वहां पर गायों के तस्करी को कैसे रोका जाता है, इस पर काम करने की जरूरत है। अब एक और चुनौती जो पिछली सरकार में, ममता बनर्जी के शासन में लोगों ने झेली, उस चुनौती नंबर 7 की बात करते हैं। नए निवेशकों को लेकर इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देना, व्यापारियों के अंदर ये भरोसा पैदा करना कि वो पश्चिम बंगाल में भी निवेश कर सकते हैं और भयमुक्त वातावरण उन्हें निवेश के लिए मिलेगा, ठीक वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश में मिलता है, ठीक वैसे ही जैसे गुजरात में मिलता है, ठीक वैसे ही जैसे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में मिल रहा है। तो बंगाल में नए निवेशकों को लेकर आना ये एक चुनौती इसलिए है। टाटा का सिंगूर कांड आप कैसे भूल सकते हैं? सिंगूर जहां पर जमीन का अधिग्रहण हो गया,
जो रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट था, टाटा नैनो वो लेकर आना चाहते थे, वो सिंगूर में लेकर आना चाहते थे, जमीन को लेकर बात हो रही थी, जमीन के अधिग्रहण पर बात हो गई। और जब वहां पर काम शुरू होने वाला था तब ममता बनर्जी ने वहां आंदोलन खड़ा कर दिया और उसके बाद से व्यापारियों का मन ऐसा टूटा पश्चिम बंगाल से कि हाल के सालों में आप देखेंगे कि कोई भी बड़ा निवेश पश्चिम बंगाल में नहीं कर पाया। ना इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां पर तेजी से आया, ना व्यापारी वहां पर पहुंचे और ना ही रोजगार का सृजन हो पाया। आप जानते हैं किसी भी राज्य के विकास की कुछ अहम धुरियां होती है, जिसमें उनकी संस्कृति भी होती है, जिसमें उनका हेरिटेज भी होता है, जिसमें उनका टूरिज्म होता है, जिसमें उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, जिसमें उनका एजुकेशन सेक्टर है। हर एक राज्य की अपनी अपनी पहचान होती है। जैसे आप मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश का टूरिज्म हो गया, राजस्थान का टूरिज्म हो गया, गुजरात की बात करेंगे तो वहां का ट्रेड हो गया, वहां की साड़ी हो गई, वहां का डायमंड हो गया, वहां की इंडस्ट्रीज हो गई। अडानी के बड़े बड़े पावर प्लांट है, खाबड़ा में है, सोलर प्लांट की आप बात करें तो किसी भी राज्य का विकास और वहां के लोगों का रोजगार इस आधार पर निर्भर करता है कि कहां पर इंडस्ट्रीज किस तरीके से उड़ रही है। कोटा की आप बात करें, जैसे वहां का एजुकेशन सेक्टर है, उसके एजुकेशन सेक्टर की वजह से उस क्षेत्र का विकास हो रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसा कुछ रह ही नहीं गया जहां पर इंडस्ट्रीज लाई जा सके और इस विश्वास के साथ चलाई जा सके कि उन्हें एक सुरक्षित वातावरण मिलेगा, भयमुक्त वातावरण मिलेगा, सिंडिकेट फ्री वातावरण मिलेगा और सरकार का सपोर्ट मिलेगा। इसलिए शुभेंदु अधिकारी के लिए चैलेंज ये भी है कि वो वहां पर नए निवेशकों को लेकर आए, इंडस्ट्रियलाइजेशन करें और अगर ऐसा कर पाते हैं तो फिर इसी का बाय प्रोडक्ट है जो एक चुनौती है, चुनौती नंबर 8 कि युवाओं को सरकारी नौकरी देना और प्राइवेट नौकरियों के लिए स्पेस क्रिएट करना। तो ये अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी की व्यवस्था पैदा होगी और फिर धीरे धीरे सरकारी नौकरियों का सृजन भी किया जाएगा। चुनौती नंबर 9 है और ये उस वायदे से जुड़ी हुई है जो पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने मंच से वादा किया था, महिलाओं को 3-3 हजार रुपए देना। चुनौती नंबर 9, महिलाओं को प्रति माह 3-3 हजार रुपए देना। आप जानते हो पश्चिम बंगाल सरकार इस वक्त घाटे में चल रही है, उसका बजट घाटे में चल रहा है। पिछड़े हुए राज्यों में से एक श्रेणी में आकर पश्चिम बंगाल खड़ा हो गया है। तो अगर पश्चिम बंगाल में सरकार को अपने फंड से महिलाओं को 3-3 हजार रुपए का वायदा पूरा करना है तो वो कैसे पूरा करेगी? घाटे में चल रही सरकार, घाटे में चल रही तो उनकी इकोनॉमी से वो 3-3 हजार रुपए का वायदा, वो राशि कैसे निकालेगी, ये देखने वाली बात होगी। और 10वां और आखिरी बिंदु जो शुभेंदु अधिकारी के लिए चुनौती है वो ये, सातवें वेतन आयोग की सिफारिश को लागू करना। क्योंकि जितने राज्य के कर्मचारी हैं वो इस आस में बैठे हुए थे कि बीजेपी की सरकार बनेगी तो सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाएगा और उनका पे स्केल बेटर होगा। देखना यही है कि शुभेंदु अधिकारी तो बन गए हैं पश्चिम बंगाल के, लेकिन पश्चिम बंगाल के अधिकार वो ही कैसे दिलाते हैं, वो इन 10 चुनौतियों से कैसे पार पाते हैं, पश्चिम बंगाल के विकास की नई गाथा वो कैसे लिखते हैं। हमारी में नजर इस बात पर बनी रहेगी। यदि आपको इनसे जुड़े हुए कोई सवाल जहन में आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। या अगर आपको लगता है कि कोई और ऐसी चुनौती है जो इस एजेंडा में शामिल की जानी जरूरी थी तो वो भी आप शामिल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।